एक 10-12 वर्ष की लड़की खेलते खेलते अपने घर पहुंचती है और घर पहुंच कर के जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाजे पर कोई खोलने नहीं आता। बच्ची जैसे ही ज़ोर से धक्का देती है तो पता चलता है दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। बच्ची जैसे ही अंदर जाती है, अंदर जाते ही बच्ची की चीखें निकल जाती हैं। वो देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि जो उसकी माँ है वो अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ बेड पर पड़ी हुई होती है। वो बच्ची कुछ समझ पाती उससे पहले ही देखती है कि जो उसके मामा हैं वो बेड के नीचे बिल्कुल वैसी ही अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़े हुए हैं। बच्ची ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। आसपास के लोग आते हैं। आसपास के लोग जब वो मंजर देखते हैं तो देखकर सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जिसने भी उन दोनों को मारा था बड़ी ही बेरहम तरीके से मारा था। शायद ये सोचकर कि उसे बिल्कुल दया नहीं आई होगी, आखिर उसने ये अंजाम क्यों दिया। ये सारे सवाल लोगों के जहन में थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है इंदौर, और इसी जगह का एक थाना लगता है एरोड्रम थाना करके, और एरोड्रम थाना का ही एक इलाका है अशोकनगर। अशोकनगर में एक घर था जिसको किराए पर लिया हुआ था। उस महिला का नाम था सरिता ठाकुर। सरिता ठाकुर यहाँ पर किराए के मकान में रहा करती थी। उसके पति, उसका बेटा और उसकी बेटी यहाँ पर रहा करते थे, और वो एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका थी। वो अपना एक पार्लर चलाया करती थी। साथ ही इसी शहर में उनके एक भाई रहा करते थे, रवि ठाकुर करके। उनके इसी शहर में 3 बड़े होटल थे, जिसमें से एक होटल का नाम वैष्णव पैलेस था, दूसरे का नाम हनी होटल था और तीसरे का नाम होटल सागर करके था। और जो ये महिला है ये ब्यूटी पार्लर की संचालिका थी, जिसका पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था, और साथ में रवि ठाकुर का भी होटल बहुत अच्छे से चल रहा था। सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन अचानक से दोनों का इस बेरहमी से कत्ल हो जाता है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जिनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, आम चल रही थी, उनका आखिर कत्ल किसने किया। और कत्ल भी इतनी बेरहमी से कि जिसने भी किया बड़ी बेरहमी से किया, उसे जरा भी दया नहीं आई। इनका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। चाकुओं से और तलवारों से इतने वार किए गए कि शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पर वार ना लगा हो, और उन्हें ऐसी अवस्था में पटका गया। दूसरा सवाल उठता था कि दोनों बहन भाई थे, और इस अवस्था में एक दूसरे के साथ आखिर कमरे में कर क्या रहे थे, और आखिर कत्ल करने वाला कौन था। अब स्थानीय पुलिस आ जाती है। स्थानीय पुलिस अपनी जांच करती है, तफ्तीश करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दो कत्ल एक साथ एक ही घर में हो गए हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी सुराग नहीं ढूंढ पा रही। अब मामला गर्मा जाता है। पुलिस सोचती है कहीं धरना प्रदर्शन हो गया तो दिक्कतें आ जाएंगी, जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कर देना चाहिए। अब आसपास के लोगों को जो संदिग्ध थे उनको पूछताछ के लिए लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन सभी का जवाब एक जैसा था, हमें इस मामले में कुछ नहीं पता, हमें इस मामले में कुछ नहीं पता। अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, जांच टीम को, विभागीय सारी टीमें वहां पर आ जाती हैं, सब कुछ अपने एंगल से जांच की जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ के आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें खंगाला जाता है। उनमें एक चीज़ संदिग्ध मिलती है। उसमें एक महिला होती है, वो उनके घर से घुसते हुए दिखाई देती है और निकलते हुए दिखाई देती है। सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था। अब जो परिवार के लोग थे उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इस महिला को जानते हो, तो उनका बेटा कहता है कि हाँ, ये आंटी अक्सर मेरी मम्मी के पार्लर में आया करती हैं, नाम है ममता उर्फ पिंकी करके। तुरंत से पुलिस मामले को सोचती है कि मामला गरमाए उससे पहले उसे हिरासत में ले लिया जाता है। कुछ समय तक तो जो ममता है वो इधर उधर की बातें करती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ममता अपना सारा चिट्ठा खोलकर रख देती है। अब वो बताना शुरू करती है कि मैं, जो ये औरत है सरिता ठाकुर,
इसका अपना एक ब्यूटी पार्लर है जो इसकी संचालिका है। और जो ये रवि ठाकुर है ये इसका मुंह बोला भाई है, लेकिन दोनों बस नाम के ही भाई बहन हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इन दोनों का भाई बहन जैसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा अवैध संबंध है। अब वो आगे बताना शुरू करती है कि जो सरिता ठाकुर है वो अपने पार्लर में ऐसी महिलाओं को टारगेट करती है जो गरीब हैं, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। वहीं ये जो रवि ठाकुर है वो उन महिलाओं को पैसे दे दिया करता है मदद के बहाने। लेकिन जब वो महिलाएं पैसे नहीं चुका पाती हैं तो उन्हें अपने होटल में भेजता है। जो इसकी 3 होटलें हैं वो नाम के लिए होटलों का काम करता है, लेकिन महिलाओं को पैसे देकर उनसे गलत कार्य करवाया जाता था। यहाँ तक कि उनकी अश्लील वीडियो भी बना ली जाती थी ताकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। उसी में से एक शिकार रवि ठाकुर का मैं बनती हूँ। जिसे फंसाया मुझे सरिता ठाकुर ने था, उसे मेरे अपने जाल में फंसाकर मुझे ऐसा नशीला पदार्थ दिया गया जिससे मुझे होश नहीं रहा और मेरी अश्लील वीडियो बना ली गई। इसके बाद जब रवि ठाकुर का मन करता था वो मुझे बात बात पर ब्लैकमेल करता था और होटल में बुलाता था और मेरे साथ गलत कार्य करता था। ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन ये मैसेज मेरे पति ने देख लिया और मेरे पति ने बहुत गुस्सा किया। मैंने जब अपने पति को समझाया तो मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरे पति ने मेरी बात को समझा और समझ करके कहा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये दोनों ही रास्ते से हट जाएं और इनका जो काला चिट्ठा है वो लोगों के सामने आ जाए। अब इन लोगों ने, यानी वो बताते हैं कि हम दोनों ने बहुत सारी क्राइम स्टोरीज देखना शुरू कर दिया। हमने देखा कि कैसे इस कार्य को अंजाम दिया जाए कि काम भी हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले। आखिर में हमने ये सारी योजना बनाई और 9 दिसंबर 2023 को हम दोनों बाइक से इस जगह पर इनके घर के लिए निकले, क्योंकि मुझे पता था कि जो ये सरिता ठाकुर है ये दोपहर के वक्त में अकेली रहती है। इनका बेटा है वो विद्यालय चला जाता है, बेटी बाहर खेलती रहती है, पति कार्य के लिए बाहर ही होता है। मैंने इसकी काफ़ी दिन तक रैकी की थी और मुझे इसकी सारी जानकारी थी कि ये कब अकेली रहती है, कब अकेली नहीं रहती। मैं इसके घर हम दोनों जाते हैं, रास्ते में बाइक रोकते हैं और एक ऑटो लेते हैं और ऑटो से सीधा अशोक नगर पहुंच जाते हैं। मेरा पति और मैं कमरे में इसके, जहां पर ये किराए के मकान पे 3री मंजिल पर रहती थी, वहां पहुंचते हैं और जाते ही एक बार इतना ज़ोरदार किया जाता है कि सरिता ठाकुर की एक ही बार में मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसी का सरिता ठाकुर का फ़ोन उठाया जाता है और उससे एक मैसेज करती हूँ मैं रवि ठाकुर को कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, घर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ से जो रवि ठाकुर हैं वो तुरंत से अपनी कार उठाते हैं, कार उठा करके सीधा पहुँच जाते हैं। वो सीधा जैसे ही पहुंचते हैं, वो जैसे ही ऊपर आते हैं तो उसकी जो प्रेमिका यानी जो मुँह बोली बहन है वो नहीं दिखाई देती, बल्कि सामने ममता खड़ी होती है। वो बोलती हैं कि दीदी आराम कर रही हैं, वो थक गई हैं, लेकिन आज तुम मेरे साथ रिश्ता बना लो, मैं तैयार हूँ। अब जो रवि ठाकुर था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ममता है कि सरिता है, उससे ज़रूरत थी सिर्फ एक औरत की और सामने उसके वो खड़ी हुई है। वो उसे अंदर लेकर जाती है और वो कहती है कि आज कुछ नया करते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ और तुम अपने सारे वस्त्र निकाल दो और मैं भी अपने पूरे वस्त्र निकाल देती हूँ। अब वो कहना मान जाता है और वो भी अपने पूरे कपड़े निकाल देती है और वो अपने पूरे कपड़े निकालता है और आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जैसे ही आँखों पर पट्टी बांधते हैं, जो उसका जो ममता होती है, उसका जो पति है वो वहाँ पर पहले से घात लगा करके बैठा हुआ था, तुरंत से आता है और तलवार का एक वार ऐसा करता है कि उस बंदे के मुंह से चीख भी नहीं निकलती और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन वो दोनों फिर भी नहीं रुकते। दोनों के शरीर से आधे आधे कपड़ों को हटाया जाता है, उन्हें ऐसी अवस्था में लिटाया जाता है और चाकू और तलवारों से इतने वार किए जाते हैं और देखा जाता है कि
अभी इनकी सांसें चल तो नहीं रही। जब वो इत्मीनान हो जाता है कि दोनों मर चुके हैं तो वो दोनों वहाँ से आसानी से आराम से निकल जाते हैं। उनका पूरा प्लान ये था कि इस अवस्था में अगर इसका कोई भी आएगा तो हर कोई यही सोचेगा कि जो ममता ने पूरा प्लान ये किया था कि जो भी व्यक्ति आएगा देखेगा और सरिता और रवि ठाकुर को इस अवस्था में देखेगा तो सब यही सोचेंगे कि इन दोनों के बीच कुछ गलत था और इसी वजह से सरिता के पति ने इसका कत्ल कर दिया। लेकिन उनकी चाल कामयाब नहीं होती और 16 से 17 घंटे के अंदर पुलिस ये पूरा का पूरा केस सुलझा देती है और दोनों को हिरासत में ले लेती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है कि आप आंख बंद कर कर विश्वास ना करें। कोई अगर आपकी मदद कर रहा है तो आज के समय में कोई भी मदद बिना मतलब के नहीं की जाती। आज का वक्त ऐसा है ही नहीं कि कोई बिना मतलब के आपकी मदद करे। हाँ, मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपने कार्य स्वयं करें। किसी की मदद लेकर उसके एहसानों तले ना दबें, आपके एहसानों का बदला किसी गलत तरीके से ले ले। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।